नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्णमाला के इससे पहले की वीडियो में हमने वर्णमाला से संबंधित शब्दावली, जिसमें भाषा, लिपि, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अक्षर एवं व्याकरण क्या होते हैं, इनसे संबंधित हमने चर्चा की। इसके अलावा वर्णमाला के तीनों अंग स्वर, व्यंजन और अयोगवा के बारे में हमने चर्चा की थी कि स्वरों की संख्या 11 होती है। एक आगत स्वर औ भी हिंदी में अंग्रेजी से आया हुआ है। व्यंजनों में हमने 25 स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और की चर्चा की थी। इसके अलावा हमने 2 अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग की चर्चा की थी। इस प्रकार से कुल वर्णों 52 वर्णों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो से संबंधित ही ये वीडियो है, क्योंकि इन्हीं सारे वर्णों के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उच्चारण, स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इन वर्णोच्चारण में सहयोगी मुखावयवों की जानकारी हमें हो कि कौन कौन से ये वर्ण हैं और किस प्रकार से इनको हम याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये मुख विवर का चित्र बना हुआ है। मुखावयव यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसे हम वायुमंडल से जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों से वापस जब आती है, बोलने के लिए हम लेते हैं, तो ये फेफड़ों से श्वास नली के माध्यम से मुख विवर में आती है। और ये मुखावयव जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे तालु है, मूर्धा है, वर्ष या मसूड़ा है, दांत है, होठ है, कंठ है, काकल है, ये सारे के सारे मुखावयव हैं जो इन वर्णों के उच्चारण में सहयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से सहयोग करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं, हमने देखेंगे इसको आगे। ये देखिए, श्वास नली का चित्र बना हुआ है। ये स्वर यंत्र है। जब हम बात करेंगे स्वर तंत्रियों में इस तरह, तो स्वर यंत्र या स्वर तंत्री, तो ये कंठ या गले में यहाँ स्वर तंत्री होती है, यहीं से वर्णों का उच्चारण होता है। ये जीव है, ठीक है, जो वर्णों के उच्चारण में सांस को जो है रोक करके, ये होठ हैं जो किस तरह से हवा को रोक करके स्फोट के साथ जीव और होठ ये कुछ प्रयत्न करते हैं, उनके माध्यम से हवा स्फोट के साथ बाहर निकलती है। तो ये अवयव हैं जो हमें वर्णों के उच्चारण में सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इनको विभाजित किया है। देखिए, सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन हमने किया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, देखिए उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, उच्चारण स्थान। तो देखिए, अभी हमने मुख विवर में बहुत से मुखावयव, मुख के संबंधित अवयवों को जो वर्णों के उच्चारण में हमारी सहायता करते हैं उनकी चर्चा की। उनमें से जैसे ये उच्चारण स्थान यहाँ पे दिखाया गया है, ये कौन, उन वर्णों का नाम क्या है और ये वो वर्ण हैं जो जिस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए, अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कंठ। ये उच्चारण स्थान है, कंठ, गला। ठीक है, इससे संबंधित वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र है, याद रखने का बहुत ही आसान है, अकुह विसर्जीय नाम कंठा। ये संस्कृत की सूत्र प्रणाली से संबंधित सूत्र है। अगर आप इन सूत्रों को याद रखेंगे तो आपको इनको रटने की बाद में ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, सूत्र से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अकुह विसर्जीय नाम कंठा, 2-4 बार आप बोलेंगे अकुह विसर्जीय नाम कंठा, तो आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएगा। देखिए, अकुह में ए का मतलब होता है ए और आ, उ का मतलब यहाँ कै वर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा, ये अणा खाली नहीं है, अंगा है, तो ये 5 वर्ण। इसके अलावा है, ये यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा विसर्ग, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये कंठ वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे हमने विसर्ग और है को काकल्य वर्ण में भी शो किया हुआ है, दिखाया हुआ है। इसका मतलब हमने अभी चर्चा की थी कि कंठ के जो नीचे का हिस्सा है वो काकल कहा जाता है। तो विसर्ग और है काकल से उच्चरित होने के कारण काकल्य वर्ण भी कहे जाते हैं। अब देखिए, परीक्षा में कई बार कभी तो वो काकल पूछ लेता है, कभी वो कंठ पूछ लेता है, लेकिन अगर इनको अलग अलग पृथक पृथक से पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। काकल पूछे तो हम काकल में लिख देंगे है और विसर्ग को, कंठ पूछे तो हम कंठ में लिख देंगे। लेकिन बात, समस्या जब आती है जब कंठ और काकल वो दोनों ही दे दे, तो अगर मान लो पूछे कि है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ या काकल, तो हम इसमें काकल करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हो जाएगा। कंठ तो पूरा इस गला है और गले का जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ से स्पेसिफिक विशेष रूप से विसर्ग और है का उच्चारण किया जाता है वो काकल कहा जाता है, इसलिए है और विसर्ग काकल्य वर्ण है। देखिए अगला, तालु।
तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। सूत्र है ईचु यशानाम तालु। सूत्र बोलेंगे 2-4 बार, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, याद हो जाएगा। या ई का मतलब छोटी बड़ी, चू का मतलब यहाँ च वर्ग के पांचों वर्ण च छ ज ज इया अया अया, अणा खाली नहीं अया, ठीक है। ये जो ये है श मतलब ये श है, ठीक है। ईचु यशानाम तालु, सारे वर्ण तालव्य वर्ण है। अगला है मूर्धा। मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहेंगे। सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। देखिए री, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा 2 बार बोलेंगे, समझ आ जाएगा। री में छोटी री तो आ ही रहा है क्योंकि हिंदी में इसमें बड़ी री और आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों री जो है री आ गया। टू का मतलब ट वर्ग के पांचों ट ठ ड ढ अणा खाली ये है। तो ये पांचों वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। इसके अलावा रे वर्ण और षटकोण वाला श वर्ण, ये सारे के सारे मूर्धा से उच्चरित होने के कारण मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम। देखिए दंत्य, दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। लितु लसानाम दंता। अब देखिए यहाँ पर जीव जो है वो दांतों को छूती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। सूत्र है लितु लसानाम दंता। 2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। लितु लसानाम दंता, लितु लसानाम दंता। लिरी ये संस्कृत का स्वर माना गया है। ये ली से लिरी हो ही गया। तू से तैवर्ग हो गया, पूरा तैवर्ग के पांचों त थ द ध न, ठीक है। ये ले यहाँ आ गया। ये री और ले दोनों अलग अलग है, ये संस्कृत में चलता है, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में चलता है, ठीक है। ये स वर्ग, ये स दंत्य स बोलते हैं जिसको सात सा। कई बार हम इसका गलत उच्चारण श कर देते हैं, जैसे बोलते हैं शाम, शाम नहीं होता, शाम तो कृष्ण होता है। शाम के लिए भी हम शाम बोल देते हैं, शाम को आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह ये स है, ठीक है। तो ये लितु लसानाम दंता, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ण जो है दंत्य वर्ण है। अब देखिए ये 5वां है ओष्ठ, यानी होठ से की मदद से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनको, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है, उनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठः, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठः। अब इसमें मुख्य रूप से छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग के पांचों वर्ण जो है आएंगे, ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से तो ये पांचों ही भेद जो है ये माने गए हैं इसके उच्चारण स्थान के आधार पर क्योंकि संयुक्त रूप से कुछ वर्ण हैं उनके लिए अलग से पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, कंठ ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, दंत्य ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो देखिए ये कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ और तालु दोनों की मदद से। अब जो वर्ण हमने ऊपर पढ़े कंठ और तालु वाले, देखिए आप, जैसे यहाँ पे ए और आई ये संयुक्त स्वर हैं। ए और आई क्योंकि ए आ और ई के संयोग से बने, जैसा कि हमने वर्णमाला में पढ़ा और संधियों में हम आगे पढ़ेंगे, तो इन दोनों के संयोग से बने होने के कारण ही इसको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ए को क्योंकि है तो वर्ण एक ही है, पर पूछे तो दोनों के संयोग से बनने के कारण इसको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाएगा। सूत्र है ए देतो कंठ तालु, ठीक है। ऐसी कंठ्योष्ठ, कंठ और ओष्ठ के संयोग से ओ और औ बनता है, क्योंकि ए आ के बाद में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, ठीक है। तो ये ओ और औ दो तो कंठ्योष्टम इसका सूत्र है। कंठ्योष्ठ वर्ण इनको कहा जाता है। ए तो हो गया कंठ और ऊ हो गया ओष्ठ वर्ण, ठीक है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा पढ़ा था ना अभी, ये रहा ऊपर, ठीक है। अब देखिए दंत्योष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दंत्योष्ठ यानी दांत और होठ की मदद से। अब देखिए कैसे, यहाँ पे व वर्ण का वकारस्य दंत्योष्ठ इसका सूत्र है। जब हम व वर्ण का उच्चारण करेंगे, वैसे तो कई बार हम ब बकरी और ब व वन वाले दोनों में हम उच्चारण में थोड़ा गलतियां कर देते हैं उच्चारण करने में। जब हमें पता चलेगा ये वकारस्य दंत्योष्ठ वर्ण है तो हम व से वन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये वा, अब देखिए ये दंत्योष्ठ क्यों है, क्योंकि ये नीचे के होठ, आप देखो एक बार बोल के, और ऊपर के दंत, ये जब जैसे वा बोलेंगे तो नीचे का होठ ऊपर के दांत को टच करेगा, ठीक है। वकारस्य दंत्योष्ठ है, वह जो है मुख्य रूप से दंत्योष्ठ वर्ण प्रश्न आता है परीक्षा की दृष्टि से। फ, ये विदेशी भाषा के 5 जो वर्णों की, व्यंजनों की हमने बात की थी, क ख ग ज फ, उनमें फ वर्ण जो है ये यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है। देखिए सामान्य फ तो ऐसे होता है, और ये जो उर्दू फारसी भाषा का जो शब्द है ये फ ऐसे होता है, तो ये भी दंत्योष्ठ वर्ण है, ठीक है। देखिए वर्ष, वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा, यानी दांत के जस्ट ऊपर और मूर्धा के नीचे बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है वर्ष, मसूड़ा। अब ये ल मुख्य रूप से वर्ष वर्ण है, ल के साथ में न स ज, ये भी वर्ष वर्ण की श्रेणी में माने गए हैं,
ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए लय वर्ष वर्ण कौन सा है, तो ये लय वर्ण वर्ष से हो जाएगा। देखिए ऐसी अली जिव्या या जिव्या मूली है। जिव्या मूल का मतलब होता है जहाँ जीव जहाँ से शुरू होती है, ख ख ग, ये तीनों वर्ण जिव्या मूलीय वर्ण है, क्योंकि जीव के मूल से इनका उच्चारण किया जाता है। देखिए दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्णों के भेद हैं। इनमें 5 वर्ण तो मुख्य रूप से थे और इसके अलावा ये वर्ण भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला है उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से वर्णों का भेद। तो ये उच्चारण प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न का मतलब होता है कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख्य का मतलब जीव और होठ द्वारा किया जाने वाला जो यत्न या प्रयास है वही प्रयत्न कहलाता है। यानी जैसी हवा फेफड़ों से श्वास नली के द्वारा मुख विवर में आती है, तो हमारी जीभ और होठ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं वर्णों के उच्चारण का, ठीक है। ये जीभ और होठ, इसलिए जीभ और होठ यानी इसको एक मिला जुला के मुख भी कह सकते हैं। तो ये जीभ और होठ के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उस आधार पर भी वर्णों को विभाजित किया गया है, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न बोलते हैं, वो तो था उच्चारण स्थान, ये है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। इसके 2 भेद माने गए हैं, पहला अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न में ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्रिय का मतलब वही स्वरतंत्री की क्रिया, यानी कि ध्वनि जब उत्पन्न होने वाली होती है, शुरू करते हैं, उससे पहले का जो प्रयास या प्रयत्न होता है वो अभ्यंतर, और ध्वनि के अंत यानी जब हम वर्ण को बोल चुके होते हैं तो ये बाह्य प्रयत्न कहलाता है कि कितनी वायु उसमें लगी, ठीक है, कौन से ने गूंज या कंपन वर्ण ने किया, कौन से ने नहीं किया, तो वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है, ठीक है। देखिए अपन इसके दोनों के अभी अपन भेद पढ़ते हैं। देखिए पहले हम लेते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का भेद। वही हमने देखा अभ्यंतर प्रयत्न में वर्णों के उच्चारण के समय शुरुआत या प्रारंभ में किया जाने वाला प्रयत्न या प्रयास अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इस आधार पर वर्णों को विभाजित किया गया, जिसमें पहला है स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, जिसको वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। पर प्रयत्न के आधार पर अगर अपन इसका भेद मानेंगे तो वो स्पर्श या वर्गीय तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अपन ने बना दिए उसके वर्ग, पर क्योंकि प्रयास क्या होता है स्पर्श होने का, क्योंकि जैसे ही ये वर्ण बोले जाते हैं, कौन से वर्ण आते हैं इसमें, कैसे मैं तक के पूरे 25 वर्ण इसमें आते हैं। तो स्पर्श वर्ण है, स्पृष्ट भी इनको संस्कृत में, स्पर्श और दोनों संस्कृत वर्ण है, स्पृष्ट भी कहा जाता है, इनको स्पर्श भी कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का जीव या होठों से स्पर्श होता है, भाई सांस निकलेगी तो कहीं ना कहीं जीव या होठ से तो टकराएगी, तो उनसे स्पर्श होता है। कुछ अवरोध के बाद, यानी कि जीव और होठ कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं उनके उच्चारण में, फिर अवरोध के बाद एकदम स्फोट होता है, जैसे क। देखिए अब जीव क, क्योंकि कंठवर्ण है, अब कंठ से ध्वनि तो निकली, पर जीव क्या करेगी, जीव उसको थोड़ा रोक के फिर एकदम झटके के साथ बाहर निकालेगी, इसलिए ये स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। देखिए अगला स्पर्श संघर्षी, परिभाषा देखते नाम से ही पता चल रहा है स्पर्श का मतलब इन 25 में से ही होगा कोई, और संघर्षी इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में हवा कुछ संघर्ष करता हुआ, कुछ प्रयास करती हुई नजर आएगी। जैसे देखो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कुछ संघर्ष के बाद बाहर निकलती है, जैसे च वर्ग का पूरा च वर्ग जो है संघर्षी वर्ण है, च छ। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हवा एकदम बहुत मेहनत से बाहर निकल रही है, च छ ज झ, ठीक है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है च वर्ग। कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला भेद है इसका उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है दोस्तों। ये उत्क्षिप्त, इन उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विस्पृष्ट, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्क्षिप्त क्यों, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ उलट कर, यानी पहले उल्टेगी फिर झटके के साथ श्वास वायु को बाहर फेंकेगी, ड ढ। देखिए झटके के साथ जीभ पहले पलटेगी फिर एकदम पलट के उनको बाहर को हवा को फेंकेगी, ये ड ढ, ये 2 वर्ण हैं, ठीक है। ये वैसे तो अपभ्रंश भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं ये, ठीक है, मूल रूप से संस्कृत के वर्ण नहीं है, ये अपभ्रंश भाषा के प्रभाव से आए हैं, क्योंकि अपभ्रंश में ड ढ इस तरह इनका उच्चारण झटके के साथ किया जाता है। देखिए इनकी कुछ विशेषता है। शब्द के प्रारंभ में अंग्रेजी शब्दों में और उपसर्ग के बाद इन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे शब्द के प्रारंभ में देखिए ढक्कन लिखेंगे तो ये वाला सही है, ये शब्द के प्रारंभ में ये बिंदी वाला ढ उत्क्षिप्त वर्ण नहीं आएगा।
उपसर्ग वाले उपसर्ग के बाद जैसे देखिए निडर, ये नी प्लस डर, यानी डर है मूल शब्द, तो निडर शब्द ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये बिना डे के, बिना उत्क्षिप्त वर्ण के लिखा जाएगा, सामान्य डे आएगा इसमें। रेडियो अंग्रेजी शब्द है रेडियो, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। हम ये पढ़ रहे थे कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। सबसे पहला पढ़ा स्पर्श या स्पृष्ट वर्ण, दूसरा स्पर्श संघर्षी वर्ण, और तीसरा उत्क्षिप्त वर्ण हमने पढ़ा। अब देखते हैं अगला चौथा। ठीक है, देखिए यह है ऊष्म संघर्षी, जैसा कि हमने पढ़ा है ऊष्म वर्ण हमने पढ़े हैं श श स ह, ये सारे, क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य अवयवों में घर्षण संघर्ष होता है और श्वास गर्म होकर के ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इनको ऊष्म तो ये है ही क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है, और इनके उच्चारण में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, जैसे च वर्ग में संघर्ष हुआ था उसी प्रकार का, क्योंकि वो तो स्पर्श थे इसलिए स्पर्श संघर्षी हो गए, ये ऊष्म है तो ऊष्म संघर्षी हो गए। अब प्रश्न आ जाए कि संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं, तो च वर्ग हो गया पूरा, और च वर्ग के साथ में 4 ये हो गए। ठीक है, इस तरह ये ऊष्म संघर्षी हैं। ठीक है, ये चारों लेकिन ऊष्म संघर्षी हैं, वो स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, अगला है लुंठित व्यंजन या प्रकंपित। ठीक है, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कता हुआ। ठीक है, जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जीव से टकराकर लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, जैसे बोलते हैं ना मन रे रे रे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जीव से हम उसको लुढ़का रहे हैं क्या जीव को, इस कंपन सा भी होता है, इसलिए प्रकंपित भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम में कई बार पूछा गया है लुंठित वर्ण कौन सा है या प्रकंपित वर्ण कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगला वर्ण इसमें हम पढ़ेंगे पार्श्विक या वर्ष्य वर्ण। ठीक है, जैसा कि अर्थ से समझ में आ जाएगा आपको, पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल। ठीक है, जैसे पार्श्व गायक होते हैं ना, जो मुख्य गायक होता है उसके बगल में बैठे रहते हैं जो पार्श्व गायक, तो ऐसी पार्श्व का अर्थ होता है बगल, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जीभ के दोनों बगल से बाहर निकलती है। अब बोल के देखो, एक ही मुख्य रूप से वर्ण है इसमें, ल वर्ण, ल ल, जीभ हल्की सी फोल्ड होके ऊपर टच हो जाएगी, ल, लितु लसानाम दंता, ल, यानी दंत्य तो इसलिए ये ल दंत्य वर्ण भी है, ल इसलिए क्योंकि जैसे हम ल बोलने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो जीभ ल दांत को टच करेगी और उसका बीच वाला हिस्सा ऊपर टकराएगा और दोनों बगल में से उसकी हवा निकल जाएगी, ल। ठीक है, अब ये इसको वर्ष भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ल के उच्चारण में जीभ जो है वर्ष यानी मसूड़े को टच करती है दांत से हल्का सा ऊपर। ठीक है, दंत में भी क्योंकि दांत और मसूड़े दोनों को टच करती है। लितुलस, अब देखो कितना भयंकर कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ल को हम लितुलसानाम दंता, ल को हम दंत भी मान रहे हैं, ल को हम वर्ष भी मान रहे हैं, ल को हम पार्श्विक भी मान रहे हैं। देखिए हमने जब दंत और पार्श्विक माना, ये वेद तो था उसका उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि ठीक है उच्चारण के स्थान तय कर दिए हमने दांत और मसूड़ा। ठीक है, वर्ष। लेकिन पार्श्विक इसका जो भेद है वो है इसके प्रयास, यानी जीभ जो प्रयास करती है उसमें हवा बाहर से बगल में से निकल जाती है, इसलिए इसके पार्श्विक जो पूछ ले कभी कि ये पार्श्विक कौन सा भेद है, तो ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया भेद है जो आभ्यंतर प्रयत्न में आता है, न कि बाह्य में। ठीक है, अगला देखते हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ईशत स्पृष्ट या संघर्षहीन या अर्धस्वर। अब ईशत का मतलब होता है कम, बिल्कुल कम, स्पृष्ट यानी पढ़ा था हमने छूना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण करते समय श्वास बिना संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकल जाती है, ईशत यानी बिल्कुल थोड़ा सा, स्पृष्ट यानी छुएगी, ये और वह, ये 2 वर्ण इसमें आएंगे, ईशत स्पृष्ट। अभी हमने स्पर्श वर्ण में तो पढ़े थे 25 कैसे मैं तक, उनमें ये नहीं है, लेकिन ये और वह ये ईशत स्पृष्ट है, इनके उच्चारण में वर्ण यानी कि जीभ जो है हल्का सा छुएगी, ये व। ठीक है, जीभ और होठ का प्रयास होता है, हल्का सा छूते हैं, संघर्ष नहीं करना पड़ता इसलिए इनको संघर्षहीन बोला जाता है। और क्योंकि ई ये यह लेवे जो यण स्वर हैं, स्वरों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, ये और वे दोनों शुद्ध स्वर हैं इसलिए इनको अर्ध स्वर माना गया है, इसलिए अर्ध स्वर भी कह सकते हैं इनको। वैसे तो ये रे लेवे चारों ही अर्ध स्वर में आते हैं और ये और वे ये शुद्ध अर्ध स्वर कहे जाते हैं। प्रश्न आ जाए अर्ध स्वर के में से भी चारों में से पूछे शुद्ध कौन से हैं, तो ये और वे शुद्ध अर्ध स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं अनुनासिक।
अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित होने वाले। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नासिका दोनों से एक साथ बाहर निकलती है उनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है। ये जो पंचमाक्षर हैं सारे वर्गीय व्यंजन के, जैसे कचट तप से हमने पूरे वर्गीय कैसे मैं तक जो स्पर्श व्यंजन पढ़े उनको वर्गीय भी कहा जाता है। और उनके पांचवें जितने भी अक्षर हैं अंगा, या, अणा, न, म, ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण हैं। इसके अलावा चंद्र बिंदु भी, जो कि अनुस्वार का ही एक रूप है, अलग से वर्ण नहीं माना गया है इसको, तो ये अनुनासिक वर्ण है, यानी मुख और नासिका। जबकि अनुस्वार केवल नासिका से बोला जाता है, वो नासिक के वर्ण है। ठीक है, नीचे यहाँ दे रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पंचमाक्षर की जगह, लेकिन अब जब हम संधि पढ़ेंगे तो इस चीज को बताएंगे कि किस प्रकार से इन पांचों अक्षरों की जगह आजकल अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मान्य कर दिया है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयासों से ऐसा हुआ था। तो ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, ये चंद्रबिंदु और पांचों अक्षर पंचमाक्षर। अब देखिए अगला है नासिक की, यानी नाक से। तो जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास केवल नासिका से होकर बाहर निकलती है उनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। जैसे अनुस्वार, इसमें नासिक के वर्ण कहा जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कंचन, तो न से एक साथ, जबकि हम बोलेंगे जैसे चांद, चा, तो आ और ये चंद्रबिंदु दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं। चंद्रबिंदु जो है वो मुंह से भी हवा निकल रही है, और क्योंकि आके ये चंद्रबिंदु इसलिए क्योंकि बिना स्वर के तो काम आता ही नहीं है। ये हालांकि अनुस्वार भी बिना स्वर के काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसको मुंह से भी हवा निकलेगी चंद्रबिंदु में और नाक से भी। जैसे चांद, कंचन में कन, ये नाक से बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विभाजन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी का यानी कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों के विभाजन में एक दूसरा भेद है, जो हमने वैसे तो वर्णमाला में एक बार पढ़ चुके हैं हम इसको। देखिए, यह है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में हमने देखा था अभी कि वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयास, यानी कि जब हम वर्ण को पूरा बोल चुके होते हैं तब हम उसको कुछ आधारों पर उसका विभाजन हमने किया हुआ है। तो इसके दो आधार माने गए हैं। पहला है श्वास या प्राणवायु के आधार पर, कि प्राणवायु कितनी लगी, अल्प प्राण और महाप्राण, दो इसके भेद माने गए। अल्प यानी कम प्राणवायु लगती है तो अल्प प्राण, ज़्यादा प्राणवायु लगती है यानी सांस ज़्यादा लगती है किसी वर्ण के उच्चारण में तो महाप्राण हो गया। ऐसी स्वर तंत्रियों में नाद, कंपन या गूंज के आधार पर हमने एक भेद किया है, घोष और अघोष। ठीक है, देखिए इनको हम थोड़ा समझते हैं। देखो, ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों के हमने दो भेद किए थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। आभ्यंतर में हमने अभी पढ़े, अब ये दूसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, और बाह्य में भी हमने दो भेद किए हैं। देखिए, पहला है श्वास या प्राणवायु के आधार पर, इसके दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की मात्रा कम, यानी कम सांस की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, इनमें वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो हमने अभी पढ़े कैसे मैं तक के, उनमें, और येरे लेवे, ठीक है, येरे लेवे और सभी स्वर, यानी कि कुल मिलाकर के 30 वर्ण, इनके उच्चारण में प्राणवायु कम जरूरत पड़ती है। जैसे हम य, र, ल, व और सारे स्वर ए, आ, ई। लेकिन हम देखेंगे अपन है का उच्चारण करेंगे है, से, श, क्योंकि ऊष्म भी है इसलिए हवा ज़्यादा लग रही है इसमें, इसीलिए घर्षण होता है। ठीक है, ये दूसरे वर्ण है, जैसे ख, देखिए है की ध्वनि आती है ख और घ, ख और घ वर्ण को आप बोल के देखो क और ये घ घड़ी वाला, ठीक है, इनको बोल के देखोगे तो आप इनमें है की ध्वनि अंत में सुनाई देगी। इसका मतलब ये कि इनमें प्राणवायु ज़्यादा लग रही है। ख, केवर्ण का ख और घ। ठीक है, तो ये अल्प प्राण और महाप्राण श्वास या प्राणवायु के आधार पर इसका भेद है। ठीक है, अगला इसमें भेद आएगा स्वर तंत्रियों में नाद, कंपन या गूंज के आधार पर भेद। ठीक है, अब देखिए इसके दो भेद हैं, सघोष और अघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों या स्वर यंत्र में नाद, कंपन, गूंज उत्पन्न होती है उनको तो कहते हैं अपन सघोष या घोष वर्ण। ठीक है, इसमें वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा ये लेवे है और सारे स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या 31 है, 11 तो स्वर, 5 ये और 15 ये, 5 और 15 20 और 11 31 वर्ण इसमें आ जाएंगे। अघोष वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्री या स्वर यंत्र में नाद या कंपन, गूंज उत्पन्न नहीं होता या बहुत कम होता है उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं।
संधि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, जैसे हमने कैसे में तक वर्ण पढ़े तो उसमें क ख च छ, है ना, ये वाले वर्ण आ जाएंगे, पहला और दूसरा, और तीनों शय यानी ये तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत शय, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो, ये वर्णमाला से ही संबंधित वीडियो है। इसके बाद में हम, क्योंकि एक बार संधि से पहले आप इस वर्णमाला को ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आप ये सब अच्छे से समझेंगे तो संधि समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।